हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इश्क है को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट कल का थोड़ा बेकार हो गया क्योंकि आधी रिकॉर्डिंग हुई है उसकी, आधी नहीं है। तो चलिए वो इस पार्ट में डाल देते हैं उसको। तो कल हमने सुना था कि एक लड़का आता है जो जिसने वाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी, और वो हवेली को देखकर अपने कमर पे हाथ रख के कहता है, फाइनली आ गया तूफान, अब होगा धमाका। इतना कहकर वो सीटी बजाते हुए हवेली के अंदर चला जाता है। वहीं हवेली में जितने भी लोग मौजूद थे उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और उनका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। इधर जब वो हवेली में एंटर करता है तो वहीं इस वक्त हॉल में मौजूद बड़की अम्मा सोफे पर किसी रानी की तरह बैठी थी और सुनीता जी मुंह बनाकर उनके पैर दबा रही थी, क्योंकि अपनी सास को नाराज करने की गलती वो नहीं कर सकती थी। वो भले ही बड़की अम्मा के पैर दबा रही थी, लेकिन मन ही मन उन्हें कोस भी रही थी। सभी अपने अपने कामों में बिजी थे कि वहाँ एक आवाज़ आती, क्या बात है, हमारी हमारे जाते ही हमारी लैला बूढ़ी हो गई। ये आवाज़ कान में पड़ते ही सुनीता जी जो पैर दबा रही थी उनके हाथ रुक जाते हैं और वो हैरानी से दरवाजे की तरफ देखती हैं। ऐसा ही कुछ हाल बड़की अम्मा का भी था। वो जल्दी से सोफे से उठती हैं और दरवाजे की तरफ देखती हैं, जहाँ एक 23 की उम्र का लड़का मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसे देखकर बड़की अम्मा की आंखें नम हो जाती हैं और उनके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो लड़का जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखने वाला होता है, तभी बड़की अम्मा उसे रुक के कहती है, वहीं रुको। बड़की अम्मा के रोकने पर वो लड़का रुक जाता है। तभी बड़की अम्मा नताशा को आवाज़ लगाते हुए कहती हैं, अरे नताशा, जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ, देखो कौन आया है। बड़की अम्मा के चेहरे पर इस वक्त ना बयां करने वाली मुस्कान थी। कुछ ही देर में नताशा आरती की थाली लेकर आती है और सुनीता जी जैसे ही उसके हाथ से आरती की थाली लेने जाती हैं कि तभी बड़की अम्मा जल्दी से कहती है, नताशा के हाथ से थाली ले लेती हैं और जाकर उस लड़के की आरती उतारकर उसे तिलक लगाती हैं। इस वक्त बड़की अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वहीं वो लड़का जल्दी से अंदर आकर बड़की अम्मा के पैर छूकर जल्दी से उनसे गले मिलता है और एक मजाकिया लहजे में कहता है, क्या बात हुई है लैला, पोता 2 साल बाद लौट रहा है, लेकिन तुमको ऐसे रोते हुए हमारा स्वागत करना है। और फिर बड़की अम्मा के गाल खींचते हुए, अरे तुम तो मेरी हंटर वाली हो ना, रोती हुई एकदम निरुपमा राय लगती हो। उस लड़के की बातें सुनकर बड़की अम्मा उसे मारते हुए कहती है, हट बदमाश, अपनी दादी से कोई ऐसे बात करता है क्या? इतना तो मुझे मेरे पति ने भी नहीं छेड़ा जितना तू छेड़ रहा है। बड़की अम्मा उस लड़के के साथ खुल के हंस रही थी। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वही बड़की अम्मा है जिससे कि पूरी हवेली डरती थी। वो उस लड़के के चेहरे को छू के कहती हैं, तुझे हॉस्टल वाले खाना अच्छा देते थे ना, देख तो कितना सूख गया है। तभी वो लड़का अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेर के एटीट्यूड से कहता है, ओह प्लीज़ बड़की अम्मा, मुझे मेरे नाम से बुलाओ ना। आई एम अभिमान सिंह राठौर, और सॉरी अभिमान सिंह राजपूत, नाम तो सुना ही होगा। अभिमान की बात सुन के बड़की अम्मा नाम में सिर हिला देती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका ये पोता बचपन से ही काफ़ी नटखट है। वो सभी से जाकर बारी बारी मिलता है। दूर खड़ी सुनीता जी अपने छोटे बेटे को नम आंखों से देख रही थी। वो बस इस इंतजार में थी कि उनका बेटा आकर उनसे मिले, लेकिन उसने सुनीता जी को नज़र उठा तक के नहीं देखा था।
सुनीता जी अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से चली जाती हैं कि तभी वहाँ शीतल हिलते डुलते आती है। उसकी नज़र अभिमान पर जाती है तो वो मुस्कुराते हुए कहती है, अरे तुम आ गए, मुझे तो लगा था कि तुम कभी वापस आओगी ही नहीं। शीतल की बात सुनकर अभिमान एटीट्यूड से कहता है, वो क्या है ना, मैंने सोचा कुछ लोग मेरे घर में बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, तो मुझे भी तो अपने घर में ही होना चाहिए ताकि मैं कुछ लोगों को उनकी औकात दिखा सकूं। अभिमान की बात सुनकर शीतल के तन मन में आग लग जाती है। वो गुस्से से दांतों को भींचते हुए वहां से चली जाती है। वहीं अभिमान उसे डेविल स्माइल करके देख रहा था कि तभी भड़की अम्मा उसके कान खींचते हुए कहती है, तू आते ही फिर से शुरू हो गया। जिस पर अभिमान दर्द की एक्टिंग करते हुए कहता है, तो और क्या करूं, ये चुड़ैल हरदम मेरे दीदी के पीछे पड़ी रहती है। बड़की अम्मा उसका कान छोड़ते हुए कहती हैं, अब ये तेरे दीदी के पीछे नहीं पड़ेगी क्योंकि तेरी दीदी ने तेरे लिए भाभी ढूंढ ली है। ओह सॉरी, मिल चुकी है। उनकी बात सुनकर अभिमान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। वो हैरान होते हुए कहता है, क्या मतलब? तो बड़की अम्मा कहती है, आरू ने शादी कर लिया और वो भी बहुत प्यारी लड़की से। बड़की अम्मा की बात सुनकर अभिमान खुश होते हुए कहता है, सच में? क्या सच में ती ने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं? भले ही शादी में न बुलाया लेकिन मुझे तो मेरी प्यारी भाभी से मिलवाती। जिस पर बड़की अम्मा हंसते हुए कहती है, वो दोनों मंदिर गए हैं, शाम तक आ जाएंगे तब मिल लेना, अब जाकर आराम कर लो, थक गए होगे। जिस पर अभिमान मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। इधर आरू और तुलसी इस वक्त जीप में थे। तुलसी के दिमाग से पंडित जी की कई वो बातें निकल चुकी थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसे वो सारे पल एक एक करके याद आने लगते हैं जो उसने आरू के साथ बिताए थे। तुलसी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी आरू की आवाज़ से उसकी जैसे वो जगती है। आरू जीप चलाते हुए कहती है, भूख लगी है? इस पर तुलसी कहती है, जी। तुलसी के हैरानी भरे जवाब सुनकर आरू फिर से कहती है, तुम क्या बहरी हो? एक बार में सुनाई नहीं देता है? जिस पर तुलसी कुछ नहीं कहती है। कुछ देर में आरू अपनी जीप को एक चाय के टपरी के पास रोकती है। तभी एक लड़का उसके पास आता है और कहता है, क्या चाहिए? जिस पर आरू कहती है, मेरे लिए और इनके लिए गरम गरम अदरक वाली चाय और कुछ बढ़िया से खाने वाला लेकर आओ। आरू का ऑर्डर लेकर वो लड़का चला जाता है और कुछ ही देर में कुल्हड़ वाली चाय और भजिया लेके आता है। तुलसी ने कहा नहीं था लेकिन उसे भूख तो लगी थी और ये चीज आरू बखूबी समझ रही थी। इसलिए वो भजिए की प्लेट तुलसी की तरफ बढ़ा देती है, जिसके बाद तुलसी भर पेट नाश्ता करती है। इस वक्त उसे इतनी भूख लगी थी कि उसे आरू के सामने आहिस्ता से और ढंग से खाने का ख्याल भी नहीं था। कुछ ही देर में वो पूरे प्लेट का भजिया सफा चट कर देती है और फिर अपनी मासूम सी नज़रों से आरू को देखने लगती है और कहती है, खत्म हो गया। आरू उसके होठों पर लगी चटनी को अपने अंगूठे से पोंछते हुए कहती है, और खाना है? तो तुलसी कहती है, नहीं, पेट भर गया। तुलसी का जवाब सुनकर आरू उसे पहले तो देखती है और फिर वहाँ से पैसे देकर निकल जाती है। इधर करीब शाम हो गए थे और शाम के 7 बज रहे थे। वही शीतल अपनी बालकनी में टकटकी लगाए आरू का इंतजार कर रही थी। आरू को अब तक ना आता देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा और चिढ़ साफ नजर आ रही थी। पिछली रात से तो वो यही सोच रही थी
आरू और तुलसी के बीच में कुछ नहीं होगा। लेकिन अब वो ये सोच रही थी कि आरू और तुलसी अकेले में क्या कर रहे होंगे। कहीं वो दोनों एक दूसरे के करीब ना आ गए हो। यही सब सोच के उसे चैन नहीं मिल रही थी। शीतल जोर से अपने हाथ को बालकनी की रेलिंग पे मारती है और गुस्से से कहती है, ये आरू अब तक आई क्यों नहीं? उस उस लड़की ने कहीं रात को आरू के करीब आने की कोशिश तो नहीं की होगी ना? वैसे भी मैं जानती हूँ आरू को, वो कभी भी उस लड़की के करीब नहीं जाएंगी, क्योंकि वो बात ये अच्छे से जानती है कि वो लड़की उनके लायक नहीं है। उनके लायक तो बस मैं हूँ, और हम दोनों की जोड़ी तो जचती भी है। ये सब शीतल खुद का मन बहलाते हुए कह रही थी, जैसे आरू उससे काफी प्यार करती हो और जिसके बिना आरू की सांस तक नहीं चलती हो। अब इसको कौन समझाए कि आरू और तुलसी, उनको एक दूसरे के करीब आने के लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आरू खुद अपनी तुलसी की मासूमियत में गिरफ्तार थी। इधर शीतल बड़ी बेसब्री से आरू का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे आरू की जीप आती हुई नजर आती है। आरू के जीप को देखकर उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन जब जीप सामने आती है तो उसके चेहरे की स्माइल धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है, क्योंकि तुलसी आरू के कंधे पे सर रख के सो रही थी, जिससे वो काफी प्यारी लग रही थी। और दोनों की जोड़ी इस वक्त इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन उनको इस तरह से देख के शीतल के तन बदन में आग लग रही थी। आरू जीप रोकती है, जिससे कि तुलसी की नींद खुल जाती है और वो अपनी आंख मलते हुए मासूमियत से देखने लगती है, जैसे कहना चाहती हो कि हम लोग पहुंच गए। आरू भी उसके मन में चल रहे सवालों को समझ के कहती है, हम पहुंच गए हैं, अब जीप से उतरने का कष्ट कीजिए। तुलसी जीप से उतरने लगती है, लेकिन तभी आरू उसकी बाजू पकड़ के खींचती है, जिससे वो एकदम आरू के करीब आ जाती है। आरू की गर्म गर्म सांसें तुलसी को अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी, जिससे कि उसकी धड़कन तेज हो गई थी। वहीं आरू तुलसी का पल्लू जो जीप में फंसा हुआ था उसे निकाल के फिर से कहती है, अब उतरो। फिर से ही आरू की आवाज़ सुनकर तुलसी मुंह बनाकर जीप से उतर जाती है। वहीं तुलसी के फूले हुए गाल देखकर आरू के होठों पर मुस्कान आ जाती है। ये सारा नज़ारा ऊपर से खड़ी हुई शीतल देख रही थी। आरू और तुलसी को इतने करीब देखकर उसका मन कर रहा था कि वो तुलसी की जान ले ले। इस वक्त के साथ साथ उसके दिल में तुलसी के लिए गुस्सा और नफरत दोनों बढ़ती ही जा रही थी। वो गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। इधर वो दोनों अंदर आते हैं, तभी अभिमान भागता हुआ आकर आरू के गले लग जाता है। वहीं एक लड़के को आरू के गले लगता देखकर तुलसी असमंजस से उस लड़के को देखने लगती है, क्योंकि वो तो अभिमान को नहीं जानती थी। आरू भी अभिमान को कस के गले लगाकर उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहती है, कैसा है मेरा शेर? अभिमान आरू से अलग होकर मुस्कुराते हुए कहता है, कैसा लग रहा है आपका शेर? आरू बस मुस्कुरा देती है। तभी अभिमान अपनी नाराज़गी जताते हुए कहता है, मैं आपसे गुस्सा हूँ। ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे बिना बुलाए शादी कर ली और कर भी ली और भाभी से भी नहीं मिलवाया। अब तो मिलवा दो। आरू तुलसी की तरफ इशारा करके कहती है, ये रही तुम्हारी भाभी और ये है मेरा छोटा भाई। तुलसी हाथ जोड़कर उसे नमस्ते करती है कि वही तुलसी की सादगी देखकर
अभिमान के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो भी तुलसी को हाथ जोड़ के नमस्ते करता है। फिर आरुष कहता है, वैसे दी, मैंने तो आपसे बहुत सारी शिकायत करने के मूड में थी, लेकिन आपने इतनी प्यारी भाभी दे दी, मेरा सारा गुस्सा खत्म कर दिया। इतना कहकर वो झट से तुलसी के पैर छू लेता है। वहीं अचानक से अभिमान के पैर छूने पर तुलसी डर के 2 कदम पीछे हट जाती है और अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? जिस पर अभिमान मुस्कुराते हुए कहता है, मैं आपको भाभी कहा है मैंने, और भाभी तो माँ के रूप होती है। भले ही आप मुझसे उम्र में छोटी हैं, लेकिन रिश्ते में तो मुझसे बड़ी हैं, और मैं आपको भाभी माँ का दर्जा दे रहा हूँ, इसलिए अपना बेटा समझ के आशीर्वाद दे दीजिए। तुलसी आरू की तरफ देखती है, जो उसे देखकर पलकें झपका देती है। जिसके बाद तुलसी अभिमान को मुस्कुराकर आशीर्वाद देती है। उसे ये सारी चीज़ें बहुत खुशी दे रही थी, क्योंकि मायके में तो ना उसे मान मिला था और ना ही सम्मान, लेकिन आरू से शादी करके तो उसके भाग्य ही खुल गए थे। इधर तुलसी और नताशा किचन में चली जाती हैं और वहीं आरू अभिमान बैठकर बातें करने लगते हैं। तुलसी दबे पाँव किचन में जाती है तो देखती है नताशा सब्जियां काट रही थी। वो जल्दी से जाकर नताशा को पीछे से पकड़ के प्यार से कहती है, भाभी। जिस पर नताशा मुस्कुरा के कहती, आ गई मेरी छुटकी देवरानी। वैसे मैंने तुम्हें जो कपड़ा दिया था वो तुमने पहना था? नताशा की बात सुनकर तुलसी के गाल शर्म से लाल हो गए थे। उसे जंगल वाला किस्सा याद आ रहा था, जब आरू ने उसे अपनी शर्ट दी थी और दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। वो पल याद करके तुलसी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। तभी नताशा उसे कोहनी मारकर छेड़ती हुई कहती है, बड़ा अकेले अकेले में मुस्कुराया जा रहा है, जरा हमें भी तो बताओ देवरानी जी, किस बात पे इतना मुस्कुराया जा रहा है? इतना कहकर वो हंसने लगती है। तभी तुलसी किसी बच्चे की तरह मुंह फुला के कहती है, भाभी मत छेड़िए ना, मुझे शर्म आती है। नताशा को तुलसी की बातें सुनकर हंसी आ जाती है। उसके बाद से दोनों मिलके किचन का काम करने लगती हैं। इधर खाना बन के तैयार होता है और सभी डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। वहीं तुलसी और नताशा मिलकर सबको खाना परोस रही थी। नताशा ने तुलसी से कहा था कि वो थोड़ा आराम कर ले, सफ़र में थक गई होगी, लेकिन हमारी तुलसी तो आखिर तुलसी है, सर्वगुण संपन्न, वो कैसे किसी को ऐसे अकेले काम करते देख सकती है, इसलिए जुट गई अपने काम में। तुलसी सभी को खाना परोस रही थी और उसने अब तक कपड़े भी नहीं बदले थे। तुलसी को उन्हीं कपड़ों में देखकर आरू कहती है, तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं बदले और काम क्यों कर रही हो? तुम क्या कोई शक्तिमान की बेटी हो जिससे थकावट नहीं होती है? आरू की बात सुनकर तुलसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वो बस अपनी मासूम सी नजरों से आरू को देखने लगती है। तभी सुनीता जी जबरदस्ती का हंसते हुए आरू से कहती है, क्या आरू, थोड़ा सा काम कर लेने से तुलसी बीमार थोड़ी ना पड़ जाएगी। सुनीता जी की बात सुनकर आरू कहती है, मैंने आपकी राय मांगी नहीं ना, तो चुपचाप अपना खाना खाइए। आरू की बात सुन के सुनीता जी का चेहरा छोटा सा हो जाता है। वो आगे कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना खाना खाने लगती हैं। आरू की कड़वी बातें सुनकर उसे उनके गले से खाना नीचे ही नहीं उतर रहा था। वहीं आरू का अपनी मम्मी से इस तरह बात करता देख तुलसी को ये कतई पसंद नहीं आता है, लेकिन वो बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि जब
हवेली की हवेली की सारी चीज़ें आरू देखती है और वो किसी को कुछ भी बोलती है। इसमें उससे कोई रोक टोक नहीं था। लेकिन शीतल खुद की खुद को सबकी नज़रों में महान दिखाने की कोशिश करते हुए आरिस कहती है, ये कौन सा तरीका होता है आरू अपनी मम्मी से बात करने का? उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा? और फिर तुलसी को गुस्से से देखते हुए, और तुम्हारी ये पत्नी इतनी भी फूल कुमारी नहीं है जो काम ना कर सके। अपने मायके में भी तो इतने काम किया है। वैसे भी बेचारी गरीब घर से है, इसे तो आदत होनी चाहिए काम की। इधर हारू जो खाना खा रही थी, शीतल की बात सुनकर उसका हाथ रुक जाता है। वो गहरी सांस लेकर एक नज़र तुलसी को देखती है जो सर झुकाए खड़ी थी। उसे देखकर एक नज़र वो शीतल को देखती है और कहती है, ठीक कहा तुमने। मेरी वाइफ किसी महल से नहीं, एक मामूली से घर से है, लेकिन इज्जतदार घर से। लेकिन तुम तो, इतना कहकर वो अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। आरू की बातें सुन के शीतल के तन बदन में फिर से आग लग जाती है। वहीं अभिमान को हंसी आ जाती है, जिससे उसे ठसका लग जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है। अभिमान को इतने बुरे तरीके से खांसता देखकर तुलसी घबरा जाती है और जल्दी से गिलास में पानी डालकर अभिमान के पास जाकर उसे पानी का गिलास पकड़ाती है और उसकी पीठ को रब कर रही थी। इस वक्त तुलसी की आंखों में अभिमान के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। वो उसका पीठ रब करते हुए कहती है, अब कैसा लग रहा है आपको देवर जी? जिस पर अभिमान मुस्कुरा के कहता है, हाँ भाभी, अब मैं ठीक हूँ। अभिमान की बातें सुनकर तुलसी को तसल्ली होती है कि तभी बड़की अम्मा नताशा और तुलसी से कहती है, तुम दोनों बैठ जाओ खाने, काफ़ी वक्त हो चुका है। और फिर शीतल और सुनीता जी को एक नज़र देखकर, लोगों की बकवास तो चलती रहती है और चलती ही रहेगी। शीतल और सुनीता जी अच्छे से समझ रही थी कि बड़की अम्मा उन्हें टोंट मार रही हैं, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कहती हैं। शीतल का सारा ध्यान तुलसी और आरू पर ही था। तुलसी को आरू के बगल में बैठा देखकर उसका दिल जल रहा था। उसका बस चलता तो वो तुलसी की जान ले लेती। वहीं तुलसी हर चीज़ से बेखबर जाकर आरू के बगल में बैठती है। तब अभिमान अपने भाई और बहन को देख के कहता है, क्या बात है, आप दोनों ने ऐसा सड़ा सा फेस क्यों बनाया है? अरे मेरी प्यारी प्यारी दोनों भाभियों को अपने हाथ से खाना खिलाओ यार। देखो कब से मेरी प्यारी प्यारी भाभियाँ इंतजार कर रही हैं कि उनके प्यारे पति ने अपने हाथों से खाना खिलाएं। अभिमान इतना कहता है, कहकर अपनी भाभियों को फेस को देखने लगता है। वहीं नताशा उसे थप्पड़ दिखा रही थी, लेकिन तभी नताशा के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। मैसेज अभिमान ने किया था, जिसमें लिखा था, भाभी प्लीज़ साथ दे दो आरू दी और भाभी को मिलाने में। मैसेज पढ़ के नताशा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो जल्दी से छुपा लेती है और आरू से कहती है, आरू, छोटे देवर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी नई नई शादी हुई है, अपनी पत्नी को अपने हाथों से खिलाइए तो सही। सभी लोग काफ़ी उत्सुकता से आरू और तुलसी को देख रहे थे। वही तुलसी को इतनी शर्म आ रही थी कि बस उसे मन कर रहा था कि वो वहीं गड्ढा खोद ले, क्योंकि वहाँ पे घर के बड़े भी मौजूद थे। तुलसी की मनोदशा बड़की अम्मा अच्छे से समझ जाती हैं। वो अपनी चेयर से उठते हुए कहती हैं, हमारा तो हो गया भाई, अब हम चलते अपने रूम में। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी आरू के पिताजी भी अपनी सीट से उठते हुए सुनीता जी से कहते हैं, चलिए सुनीता। आरू के पिताजी की बात सुनीता जी टाल नहीं सकती थी, इसलिए वो मुंह बनाते हुए उनके साथ चली जाती हैं। तब अभिमान आरू से कहता है, दी, भाभी इंतजार कर रही हैं।
जिस पे आरू अपनी प्लेट से रोटी का टुकड़ा उठा उसे सब्जी में डुबो के तुलसी की तरफ बढ़ा देती है। तभी अभिमान उन्हें छेड़ते हुए कहता है, हाय क्या सीन है, इसे तो कैमरे में कैद होना चाहिए। तुलसी तो बस अपना चेहरा नीचे करके बैठी रहती है। तभी नताशा कहती है, अरे तुलसी जल्दी जल्दी खाओ, नहीं तो देखो आरू का हाथ दुख रहा है। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगती है। तभी तुलसी आरू के हाथों में मौजूद निवाला खाती है, जिससे सभी शूटिंग करने लगते हैं। तभी जो भैया होते हैं वो भाभी से कहते हैं, चलो आज हम भी अपने हाथों से आपको खिलाते हैं, ऐसे ही प्यार से। जिस पर भाभी अपनी आंखें छोटी कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप पुराने चावल हैं। इतना कहकर वो हंसने लगती हैं। तभी भैया कंधे से कंधा मारते हुए कहते, अच्छा तो हम पुराने चावल हैं, अगर तुमको तो ये पुराना चावल तुम्हें तीसरी बार मम्मी बना सकता है। इतना कहकर वो अपनी एक आंख दबा देते हैं, जिससे कि नताशा भाभी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो धीरे से कहती है, बेशर्म कहीं के। नताशा के मुंह से बेशर्म सुनकर भैया हंसने लगते हैं। यहाँ दोनों अपनी अपनी बीवियों को खाना खिला रहे थे और मस्ती कर रहे थे। वही अभिमान इस मोमेंट को अपने मोबाइल के कैमरे में कैप्चर कर रहा था। ये सारी चीजें देखकर शीतल को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सभी ने उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह दूर कर दिया था। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग को अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।